नमस्कार सभी को। आज हम पुनः एक और नई क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर हम केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज हम शुरू करेंगे परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु क्या होता है जिसे आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इसके तीन मूलभूत कण होते हैं जिसका नाम है तीन मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहला आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो की थी आपके थॉमसन ने, और इसका जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसका जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इसको kg को अपन ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, यानी 9.1 × 10⁻28 kg। तो ये क्या हो गया? इसको kg था सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। तो इसको kg से अपन ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ने उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और जो इसका आवेश होता है वो कितना होता है? आवेश या चार्ज होता है वो इसका प्लस में होगा, इसका नेगेटिव में था, इसका प्लस में होता है 1.67 × 10⁻90 कूलम। लेकिन जो इसका परिमाण होते हैं दोनों के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसका द्रव्यमान वो आता है 1.67 × 10⁻27 kg। इसको ग्राम में चेंज करें तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम। एग्जाम में ग्राम में भी पूछ सकता है और केजी में भी पूछ सकता है, तो दोनों आपको याद रखना है। थर्ड आता है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। और इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0 होता है। आवेश होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और इसका द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है 1.675। यहाँ 3 अपन अंकों में गए और यहाँ 2 अंकों में, यानी यहाँ 5 से लगभग इक्वल है × 10⁻⁻27 kg ग्राम में नहीं होगा। तो ये थे तीन मूलभूत कण जिसकी खोज किसने की? आवेश और द्रव्यमान। तीन आपको चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो एक आता है E/m। E/m एग्जाम में पूछ लेते हैं E/m क्या होता है? इसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। तो E है जो इसका आवेश है अपॉन मास। तो इसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कभी एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं? इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं कि इन तीनों का ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि जो मास है वो नेगेटिव पावर में ज्यादा है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद इसका प्रोटॉन का आएगा। एक और चीज जिसमें ऐड हो जाती है जिसका अल्फा कण तीसरे नंबर पर आता है अल्फा कण, और चौथे पर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है उसका क्या है? जो आवेश है वो 0 हो जाएगा। E/m क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो लास्ट में आएगी। तो ये है आपका E/m यानी विशिष्ट आवेश। उसके बाद कभी कभार क्या है कि Mp/me की वैल्यू पूछ लेते हैं कि जो m प्रोटॉन का मास है अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा इसकी वैल्यू। तो वो याद रखनी है कि ये 1/1837 गुना ज्यादा होता है।
ये आपको याद रखनी है दो चीजें। तीसरा आता है कि जो तत्व होता है ना उसका प्रदर्शन कैसे होता है। तो इन तत्वों का प्रदर्शन, तत्वों का प्रदर्शन। अब अपन तत्वों का प्रदर्शन करना सीखेंगे, लेकिन जो तत्वों के नाम है वो अपन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे। जो 1 से 20 तक तत्वों के नाम है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। इन तत्वों का प्रदर्शन, माना कोई तत्व X है, उसका परमाणु क्रमांक Z है और उसका परमाणु भार क्या है, A है। तो Z क्या है, परमाणु क्रमांक, और A क्या है, परमाणु भार, और ये क्या है, X तत्व है। कोई X तत्व है जिसका Z है परमाणु क्रमांक, A है परमाणु भार। तो इसका एक फॉर्मूला आता है कि जो परमाणु भार यानी A होता है वो क्या होता है, A होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। A क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। उसके बाद जो कभी कभार क्या है कि प्रोटॉन दे देते हैं, न्यूट्रॉन दे देते हैं, और जो परमाणु भार है वो पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका प्रोटॉन 10 दे दिया, न्यूट्रॉन 11 दे दिया, तो A कितना होगा, A आएगा 21, क्योंकि N प्लस P इजिकल टू क्या होता है, A होता है। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रोटॉन दे दिया 11, A दे दिया 20, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 20 माने 11 कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो परमाणु का भार होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। अब अपन कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो ये आपको तीनों के खोज, आवेश और द्रव्यमान याद रखना है और विशिष्ट आवेश याद रखना है। तो अब अपन पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। पहली टर्म्स आती है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है कि जिसका स्थान समान हो, यानी जिसकी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यानी Z क्या हो, समान हो, और जो A है वो क्या हो, भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे फॉर एग्जांपल 1H1 और 1H2 1H3, तो ये क्या है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो 1H1 1H2, तो इनके क्या है कि Z है वो समान है, जबकि जो A है वो क्या है, डिफरेंट है। 1 2 3 में चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक ये समान है, इसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। दूसरा आता है समभारिक। समभारिक यानी इसका क्या हो जाएगा, A समान हो जाएगा और Z क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, समभारिक। समान हो भार जिसका। तो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 6 and आपका 14, 6 and 14, 7 and 14। तो इसका क्या है कि जो Z है वो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो A है वो क्या है, सेम है, तो इसे क्या कहते हैं, समभारिक। तीसरा आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CO और N2। CO के अंदर कितने होंगे, इसमें कितने हैं 7 और इसमें कितने हैं 8, तो कितने हो गए टोटल 40। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं N प्लस N, N पे कितने 7 प्लस 7 नहीं 14। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है,
तो क्या होगा सम इलेक्ट्रॉनिक। चौथा है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक के अर्थ क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे 1H3 2He4, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, यानी 3 माइनस 1 2, और इसके अंदर कितनी 4 माइनस 2 2। तो ये क्या होगा सम न्यूट्रॉनिक। और ये पांचवा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वो है आइसो डायाफर। आइसो डायाफर, इसकी हिंदी भी यही है आइसो डायाफर। तो आइसो डायाफर क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका आता है लिथियम 3 7 बेरिलियम 4 9। तो इसका अपन जेड कितना है 3, यहाँ 4, यहाँ कितना 1 कितना 7 और 9। तो इसका जो न्यूट्रॉन है वो कितना है, इसमें से ये बताओ 4, इसमें 5। प्रोटॉन कितना है 3 4। तो इसका n माइनस पी करो, n माइनस पी, इसमें n माइनस पी करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसमें भी n माइनस पी करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी जो दोनों का डिफरेंट है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, वो क्या है दोनों का समान आ रहा है, इसलिए आइसो डायाफर। तो एग्जांपल में ये दे देते हैं कि ये दो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम बारीक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, तो सम डायाफर है। तो क्या होगा सम डायाफर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि आइसो डायाफर में हम क्या है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉनों का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं आइसो डायाफर बोलते हैं। तो ये तो हमने क्या होगी उस टर्म्स थी या परिभाषाएं थी उस समाप्त हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे कुछ मॉडल पढ़ेंगे जो परमाणु क्रमांक या परमाणु से लेके मॉडल आए, बहुत सारे मॉडल आए, लेकिन हम कुछ सेलेक्टिव मॉडल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग या गोल्डलीफ वाला, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन या गोल्डलीफ श्वान प्रति प्रयोग, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ कि एक गोल्ड लीफ दी गई जो बहुत पतली थी, उसमें बहुत सारे अल्फा कणों का क्या किया गया बौछार की गई, बहुत सारे अल्फा कणों की क्या की गई बौछार की गई। तो उसमें क्या थे कि 99% जो अल्फा कण थे वो सीधे ही निकल गए, यहाँ से निकल गए, लेकिन जो 1% था वो क्या होगा टकरा के वापस आया, यहाँ टकराया और वापस आया। क्यों आया? क्योंकि जो परमाणु है उसका केंद्रक है, परमाणु का जो केंद्र वाला भाग है उसमें क्या स्थित होते हैं आपका उसका बाहर स्थित होता है, यानी केंद्रक के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन स्थित होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं जो परमाणु का बाहर है उसे कहते हैं। यानी उसका द्रव्यमान होता है वो कहाँ स्थित होता है पूरे परमाणु के अंदर बिखरा नहीं होता है, एक जगह पर स्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं। यानी जिससे क्या होता है परमाणु का भाग। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उनकी कक्षाओं में क्या लगाते हैं सर्कल लगाते रहते हैं। तो ये क्या था अल्फा कण का प्रयोग था। बाकी बहुत सारे प्लग प्रोटीन एक्सपेरिमेंट है वो अपन नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो बोर मॉडल पढ़ेंगे, बोर मॉडल पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर मॉडल। बोर मॉडल, जो बोर मॉडल होता है वो तत्व की एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। जो तत्व है उसकी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है, यानी तत्व की एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज
पर लागू, जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस Li+2 Be+4 प्लस 3 तो अपन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले तो कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी ये एकल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। दूसरा है ये किस पर आधारित, जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उस पर आधारित है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। उसके बाद ये बोर मॉडल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्र में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो कक्षाएं होती है उसमें क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उनका जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, फिक्स होती है। जो ऊर्जा अंतराल होते हैं, ऊर्जा गैप होता है, एनर्जी गैप, उसमें क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और उनकी कभी एनर्जी नष्ट नहीं होती। उसके बाद में ये गलत है, इसको बाद में गलत करार से दिया गया, तो ये इसके ड्रॉबैक। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है वो पढ़ते हैं। कोणीय संवेग विकास। उसके बाद में आता है इसकी त्रिज्या, यानी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या क्या है, r बराबर 0.592 इंटू n²/z। ये किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जो वेग है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वेग की वैल्यू आएगी 2.18 इंटू z/n। z क्या है, परमाणु क्रमांक है, n क्या है, किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये आएगी मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जो इसकी एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 इंटू z²/n², ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये तीन टर्म आपको याद रखनी है कि R, V और E। तो ये बोर मॉडल की जो मेन इससे क्वेश्चन आता तो R की जो N दे देगा और Z दे देगा और पूछ लेगा, V में Z दे देगा, N दे देगा, पूछ लेगा। तो आपको ये तीन याद रखनी है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, उसके बाद जो उसका वेग है वो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी। तो ये तीन आपको याद है। तो मैंने यहाँ प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखा है, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत याद देख लेते हैं क्या होता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है, प्लांक ने क्या कहा, जो एनर्जी आती है वो सतत नहीं होती है, जो ऊर्जा सतत नहीं होती है, ऊर्जा होती है पैकेट या बंडल के रूप में होती है, ऊर्जा सतत नहीं होती है। वो ऊर्जा किस रूप में होगी, पैकेट या बंडल के रूप में होगी। ये किसके रूप में होगी, या तो पैकेट या बंडल के रूप में होगी, जिसे क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, जिसे फोटोन बोलते हैं। फोटोन आता है h nu, जिसे फोटोन बोलते हैं। ये था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसका जो अपन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, E बराबर h nu या sc/λ लिख सकते हैं। E बराबर h nu sc/λ। c क्या है, प्रकाश की चाल, c क्या है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल आपको पता होगा कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, प्रकाश की चाल होती है। तो ये था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। जो बोर मॉडल का आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर बहुत सारी अपन रेखाओं की बात करेंगे, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री की बात करेंगे। तो ये है अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अभी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे।
अवस्था ये है। तो कोई भी यहाँ से फोटोन यहाँ पर आएगा तो उससे बोलते हैं कि ये पहली वाली इस पे अटैक करने से बोलते हैं लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और दूसरे ऊर्जा स्तर पर आता है उसे बोलते हैं बामर, तीसरे पर आता है पार्शियल लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड, और उसके बाद एक और बना देते हैं यहाँ पर 7, उससे आती है तो उसे बोलते हैं हमफ्री। तो आपको याद रखना है कि जो सातवें से आती है उसे क्या बोलते हैं हमफ्री, उसके बाद हम पहली है उसे क्या बोलते हैं लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड और हमफ्री। तो इसका जो कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या पूछ ली जाएगी, यदि वो 7 से 3 में आ रहा है या 6 से 1 में आ रहा है, 5 से 3 में आ रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाओं का उत्सर्जन करेगा। यानी कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या, कुल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या n2 किससे आ रहा है n2 माइनस n1 किसमें जा रहा है, जो हायर वैल्यू है वो n2 होगी और लोअर वैल्यू क्या होगी n1, ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि 7 से 2 में आया, यानी 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू से 30 अपॉन 2 15 आएगी, कितनी आएगी 59। तो आपसे पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी में कितनी रेखाएं बनेगी, तो लाइमन श्रेणी में आ ही नहीं रहा है, 2 में आ रहा है, लास्ट 2 में आ रहा है, यहाँ तक ही आ रहा है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। तो लाइमन की पूछी जाए, लाइमन में कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि लाइमन में आ ही नहीं रहा है। उसके बाद में आपको बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड हमफ्री की सभी की पूछ सकता है, तो ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो ये क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, तो ये आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद में एक और आता है आपका, जिसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन इंटू कोणीय वेग में परिवर्तन बराबर या इससे बराबर होता है h/4π। क्या होता है h/4π। तो इसे क्या लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पीछे वहां पर कोणीय वेग बताया था, वहां मैंने NH/4π बता दी, वो NH/2π, वहां वो सही कर लेना, NH/2π है, 4π नहीं है। तो ये क्या होगा h/4π के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का याद रखना है कि जो डेल्टा x स्थिति में परिवर्तन और कोणीय संवेग में परिवर्तन बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा h/4π। तो h की जो वैल्यू होती है वो होती 6.67 × 10⁻34 होती है। आप इसको वैल्यू लगा सकते हैं, इस पाई की वैल्यू होती 3.14। तो आपको ये दे और उसके बाद में ये पूछ लिया जाए तो आप उसके फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना आता है जो ऑर्बिटल है,
तो ऑर्बिटल का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है या उसके बनने के नियम है, पाउली का नियम हो गया, आफो का नियम हो गया, n+n का नियम हो गया, रूट का नियम हो गया, वो अपन इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। वो अपन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पढ़ेंगे, कैसे अपन कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, उसमें हम पूरा जो तत्व हैं उनके भी देखेंगे कि हाइड्रोजन हीलियम पूरा उसका नामकरण देखेंगे, उसके बाद कैसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो भी देखेंगे, और उनके क्या क्या रूल होते हैं उसको भी देखेंगे। इस टॉपिक में हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भी बताना पड़ता है। तो ये था अपना क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये आज हमारा टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर। धन्यवाद।